हेलो एंड नमस्ते सभी को। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट्स इन द लॉ प्रेजेंटेड बाय पीएनपी लॉ चेंबर्स। मैं हूं एडवोकेट रिया पान, मेरे साथ है एडवोकेट पीयूष कुमार और हम दोनों हैं पीएनपी लॉ चेंबर्स के फाउंडिंग पार्टनर और आज के होस्ट। पीयूष और मेरी मुलाकात लॉ कॉलेज में हुई। इसी लॉ कॉलेज से जुड़े हैं आज के हमारे खास गेस्ट, एडवोकेट गीतिका जैन मैम। सच कहूँ तो मैम को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने इनको सिर्फ एक अकम्प्लिश लॉयर के रूप में नहीं बल्कि अपने प्रोफेसर और मेंटर के रूप में भी देखा है। मैम पिछले 14 साल से बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, मास्टर्स इन लॉ में सिल्वर मेडलिस्ट और अब करंटली अपनी पीएचडी परस्यू कर रही हैं। यही नहीं, मैम एक पब्लिक नोटरी के साथ साथ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। सिविल, क्रिमिनल, मीडिया, लॉ के फील्ड में मैम ने सिर्फ उनकी एक्सपर्टीज नहीं पर उसके साथ एजुकेशनल फील्ड में भी अपनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी है और हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट्स को इंस्पायर किया है। मैम की ऐसी कई सारी अचीवमेंट्स आप उनके लिंक्डइन पे भी जाके चेक कर सकते हैं और हम उन्हें नीचे टैग करेंगे। इसीलिए आज के लीगल डिस्कशन के लीगल डायमेंशन को समझने के लिए मैम से बेहतर एक्सपर्ट शायद कोई नहीं हो सकता था। गीतिका मैम, वेलकम टू व्हाट्स इन द लॉ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much for inviting me, and I'm extremely grateful. And most importantly, आपके पोडियम, आपके पॉडकास्ट के थ्रू इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो ना सिर्फ लॉ प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि जो लेमैन है, जो कॉमन मैन है, जिनको लॉ समझना चाहिए, पता होना चाहिए, वो आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जब मिलेगा, पता चलेगा, तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय पीयूष एंड यू रिया. And I really appreciate that you have taken up this task of simplifying the law for not only common people and law professional also, and people will be more aware about the same. So thank you for having me in this podcast. थैंक यू सो मच मैम, इट्स आवर प्लेजर। सो स्टार्टिंग विद द एपिसोड मैम, आज हम बात करने वाले हैं रीसेंट टाइम के एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरी देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, द त्विषा शर्मा केस। एक 33 ओल्ड मैरिड लड़की जिसकी शादी के 5 महीने बाद ही अचानक मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ एक कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट नहीं, न्यूज हेडलाइंस और हर एक ड्राइंग रूम की डिबेट का पार्ट बनी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लॉ, जुडिशियल सिस्टम को लेके भी कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल खड़े हुए। सबके पास अपना ओपिनियन और नैरेटिव रहा, पर हम कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन को प्योरली लीगल रखा जाए और हम ये समझना चाहेंगे व्हाट्स इन द लॉ अबाउट दिस केस। वेलकम अगेन मैम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट्स इन द लॉ। इस डिस्कशन को शुरू करने के लिए मैम सबसे पहला क्वेश्चन जो हम पूछना चाहेंगे इस, अगर आप त्रिशा शर्मा केस को हमारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई करके बताएं कि ये केस एग्जैक्टली है क्या और ये केस इतना चर्चित और इतना डिस्कस्ड क्यों है। Yes, thank you for your question. So, Riya and Piyush, first of all, when we talk about Trisha Sharma's case, बैकग्राउंड के बारे में जैसे आपने करेक्टली आइडेंटिफाई करके लोग व्यूअर्स को बताया है कि शी वाज अ 33 ईयर ओल्ड वेल एजुकेटेड प्रोफेशनली इस्टेब्लिश्ड ब्यूटी पेजेंट विनर रह चुकी हैं। वो यू नो लाइक अच्छी फैमिली से आती हैं, जिसे हम सोसाइटल वे में कहते हैं कि वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनके पेरेंट्स के अलावा उनके ब्रदर इंडियन आर्मी में है, उनकी सिस्टर इन लॉ भी एजुकेटेड है। अब ऐसे में उनकी शादी दिसंबर 2025 में एक और एजुकेटेड फैमिली में, जहां उनके हस्बैंड एडवोकेट हैं, उसके अलावा उनकी मदर इन लॉ रिटायर्ड जस्टिस हैं गिरिबाला सिंह, एंड उनके खुद के ब्रदर इन लॉ भी आर्मी में है। सो अगर आप देखेंगे एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों वेल सेटल्ड फैमिली का बैकग्राउंड, एजुकेटेड वुमेन है और प्रोफेशनली स्टैब्लिश फैमिलीज हैं। नाउ द होल पॉइंट दैट कम्स कि आपने जो मुझसे सवाल किया कि मैम ये ऐसे तो डाउरी केसेस हम सुनते ही रहते हैं या इस तरह के सुसाइडल केसेस हम सुनते हैं, बट व्हाई इज इट दैट ये आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है? उसके पीछे कारण ये है कि जब उनकी डेथ हुई और बेसिकली शी पास्ड अवे इन मे, शी वाज फाउंड हैंगिंग इन हर हाउस. But this is one way to look at it. What transpired prior to her death
एंड एज एलिज्ड बाय हर साइड ऑफ फैमिली, जैसा वो कहते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ एंड सुसाइड हुआ और उन्हें डाउरी के लिए हैरेस किया गया, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है हमारे सामने कि क्या वेल एजुकेटेड फैमिलीज में जहां उन्हें लॉ पता है, बैकग्राउंड लॉ से है, उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक मिसकंसेप्शन है कि आपने उसे सुसाइड आप कह रहे हैं, लेकिन एंटीमॉर्टम जिसे हम कहते हैं, यानी कि सुसाइड से पहले बॉडी पे पाई गई इंजरीज, यानी कि क्या उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया, क्या उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, क्या जेन्युइनली उनको उनके साथ मार पिटाई हुई है और उनकी मेंटल कंडीशन उस समय कैसी थी। बट एंटीमॉर्टम रिपोर्ट जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में, वो कहती है कि बॉडी पे इंजरीज थी, ओके, बॉडी पे वायलेंस के सिम्टम्स थे, एविडेंटरी था वो बेसिकली। और एक वेल एजुकेटेड फैमिली से होने के बावजूद ये चीज का सामने आना एक बहुत हैरानी की बात है। जहाँ पे लॉ एक प्रोटेक्टर की तरह होना चाहिए, वहीं पे वो लोग इन चीजों के लिए एलिज्ड हैं। सो दिस इज इन वेरी क्विकली अ बैकग्राउंड एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटायर केस ऑफ ऋषभ शर्मा। थैंक यू मैम, आपने इतनी सिंपलीफाई कर दिया पूरा का पूरा केस कुछ ही मिनटों में। मैम, इस केस में सबसे पहला सवाल जो हर इंसान के या इन आदमी के दिमाग में आ रहा है, क्या ये मर्डर है, सुसाइड है, डाउरी है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों कैसे अलग? करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिपीटेडली ये जो वर्ड्स आते हैं कि मर्डर है, कि डाउरी है, या अबेटमेंट टू सुसाइड या सुसाइड है। अगर आप मर्डर को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं किसी के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम द लॉ सेक्शन ऑफ 101 ऑफ बीएनएस, मर्डर में सबसे पहले आपका इंटेंशन, आपका मोटिव होता है, जैसे हम मेंस रिया कहते हैं गिल्टी माइंड। तो आपका इंटेंशन होना, उसकी प्लानिंग होना और उसे एग्जीक्यूट करने को आप मर्डर बोलते हैं, कि जहां पे आप सोच समझ के, प्री प्लान करके, आप पूरा इंटेंशन के साथ उस एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो मर्डर होता है, जहां आप किसी की जान लेते हैं, जो सेक्शन 101 बीएनएस में आता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं डाउरी डेथ की, तो डाउरी डेथ को एज पर इंडियन लॉ, ये सबसे पहले जो उसका क्राइटेरिया है कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज, बिकॉज डाउरी के केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब एक वुमेन की शादी होती है और वो नए परिवार में जाती हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं, फैमिली के साथ एडजस्ट करती हैं, तो उतना समय लग जाता है फैमिली के साथ सेटल होना, एडजस्ट होना। इसलिए सबसे पहले वो 7 साल का क्राइटेरिया है कि विद इन 7 years और स्पैन ऑफ बीइंग मैरिड, अगर आपको किसी भी तरीके से, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, टॉर्चर किया गया है डाउरी के लिए, जो हमारे यहाँ एक बहुत एज ओल्ड प्रथा रही है, तो उस केस में आप उसे डाउरी बोलते हैं। और वो बेसिकली आपका, अगर आप कह सकते हैं, तो सेक्शन 108 बीएनएस में आता है। नाउ नेक्स्ट टर्म्स इज योर सुसाइड और अबेटमेंट टू सुसाइड। जब आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतना टॉर्चर किया जाए कि आपके पास और कोई आपको ना सोल्यूशन दिखे, ना लीगली, ना पेरेंट्स को अप्रोच कर पा रहे हैं, और आप जहां पे वो एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, वे यू फील एंडिंग योर लाइफ इज द बेस्ट डिसीजन टू मेक इन दस सर्कमस्टांसेस, जहां पे आपको बार बार, चाहे आपके ससुर हो, सास हो, पति हो, फैमिली में कोई भी रिलेटिव हो इन लॉ साइड से, जो आपको बार बार टॉर्चर करता है कि आप पैसे लाइए, ज्वेलरी लाइए, गाड़ी लाइए, टू व्हीलर लाइए, ये करिए, वो करिए, और वहां पे जब आप सुसाइड करते हैं, तो उसे सुसाइड कहा जाता है, बेसिकली वेयर यू हैव टेकन योर ओन लाइफ। सो तीनों में अगर मैं एक फर्क बताऊं, मर्डर में कोई और एग्जीक्यूट करता है, उसमें इंटेंशन का होना जरूरी है। अगर डाउरी डेथ अगर आप बोल रहे हैं, जो 108 में आता है, तो उसमें कलेक्टिवली फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हस्बैंड आपको रिपीटेडली शादी के 7 साल के अंदर अगर टॉर्चर करें किसी भी फॉर्मेट में, तो वो डाउरी डेथ कंसिडर किया जाता है। और सुसाइड के केस में, जहां आप खुद अपनी लाइफ लेते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, इट इज कंसिडर्ड एज अ सुसाइड एंड अबेटमेंट टू सुसाइड। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है। जी। में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाया करता है, या सच, लेमन लैंग्वेज में कहें तो सच साबित करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? तो अगर आप देखेंगे कि क्योंकि हम ये क्रिमिनल लॉ पे बात कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे जब कोई भी एक पार्टी दूसरे पे एलिगेशन लगाती है, जैसे अभी त्विशा शर्मा के केस में भी उनके पेरेंट्स ये एलिज कर रहे हैं या ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका सुसाइड हुआ है और उनको जबरदस्ती सुसाइड करने पे मजबूर किया है, तो उस समय पे अगर आप कहेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा गिल्टी अक्यूज्ड पे होता है, दैट दे प्रूव देम सेल्फ इनोसेंट। जैसा हम कहते भी हैं कि इनोसेंट
until proven guilty। ये तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने अबेटमेंट करवाया, इन्होंने जबरदस्ती उसका सुसाइड कराया, उसको प्रेशराइज किया, बट ये आता है प्रूफ जो उन्हें अपना क्रिएट करना है कि हम इनोसेंट हैं, हमने उसके साथ किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया। वो हमेशा अक्यूज्ड पे होता है ताकि वो बाइज्जत बरी हो सके, मैटर उनके अगेंस्ट डिसमिस हो सके, या वो एक्विटल पे जा सके, एक्विट हो सके। काफी लोग आज जैसे आपने भी बताया, काफी लोग या फिर रिपोर्ट्स तुषार शर्मा को एक डाउरी डेथ केस के मतलब उन्होंने मान लिया है कि ये एक डाउरी डेथ केस है। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तुषार शर्मा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। ऐसे केसेस में ये जो 7 इयर्स रूल की जो हम बात कर रहे हैं अभी, अगर किसी महिला की मौत इन 7 सालों में होती है, लॉ उसको अलग से कैसे देखता है? और अगर किसी महिला जो शायद 7 साल की ज्यादा इस चीज से पीड़ित है या डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजों से पीड़ित है, उसको लॉ कैसे देखता है? दोनों सिचुएशन एक दूसरे से अलग क्यों है? पहले कि आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, और मैरिड होने के साथ साथ आपकी शादी को 7 साल नहीं हुए, ये तो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। लेकिन द सेकंड क्राइटेरिया इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी डेथ नेचुरल सर्कमस्टांसेस से नहीं होती, अननेचुरल वे में होती है। किसी भी तरीके से अगर आपको जलाया गया, मारा गया, आपका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है, तो किसी भी तरीके से जहां बॉडी नेचुरली डाई नहीं करती है, जहां पे कोई ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल टॉर्चर से उसकी डेथ हुई है, या उसे पुश किया गया है सुसाइड करने के लिए, तो दिस इज वेयर द लाइफ वाज कट शॉर्ट। अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हम सून बिफोर द डेथ, मतलब बेसिकली उनके सर्कमस्टांसेस जस्ट बिफोर व्हेन द कंसर्न्ड विमेन पास्ड अवे अपेरेंटली, जब उनकी डेथ हुई, तो उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या घर में उन्हें टॉर्चर किया गया था, भूखा रखा गया था, बंद करा गया था, फिजिकली मारा गया था, तो वो सून बिफोर द डेथ का जो सर्कमस्टांस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी है, सो डाउरी डेथ के 3 बेसिक सर्कमस्टांसेस इज 1, 7 years prior to the marriage, then the second is your unnatural circumstances, and soon before क्या circumstances थे आपके। तो ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हाँ, 7 साल के बाद फिर हम उसे मर्डर कंसिडर करते हैं, वो डाउरी डेथ में नहीं आता, वो प्रॉपर मर्डर के चार्जेस में ही आता है जी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो त्रिशा अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा आपने पहले बोला सून बिफोर डेथ या मौत के पहले, तो इसका क्या फिक्स्ड ड्यूरेशन है या कुछ इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक्चुअल लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज का? राइट, सी सून बिफोर डेथ का कोई ऐसे प्री डिफाइंड लॉ में कहीं टाइमलाइन नहीं है कि हम उसे 1 घंटा बोले, 2 दिन बोले, या से हम कहें 2 महीने भी कहें। लेकिन उस समय पर जब ये, अब जैसे आपने बताया कि वो अपने माँ बाप से कंटिन्यूस टच में थी, उनसे बात कर रही थी, और ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट में आया है कि उनके पेरेंट्स ने पीछे लड़ने की आवाज सुनी है, या कमोशन की आवाज सुनी है, या रियलाइज किया है कि घर में कुछ सही नहीं हो रहा है। तो अगर हम कभी भी बात करते हैं कि सून बिफोर द डेथ, यानी कि जिस समय ये ट्रांसपायर हुआ उस समय के हालात उस इंसान के कैसे थे, और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एंटीमॉर्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी की। उस समय जब वो पाए गए तो क्या सिर्फ सुसाइडल, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे लिगेचर मार्क्स होते हैं जब भी कोई सुसाइड करता है, स्पेशली डेथ बाय हैंगिंग में, तो अगर उससे पहले बॉडी पे कोई भी निशान है किसी भी तरीके का, किसी भी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा का, या उसके अलावा मारने के, पीटने के निशान है, या ऐसा लगता है कि उन्हें भूखा रखा गया है, तो वो सून बिफोर सर्कमस्टांसेस में आता है कि इससे पहले उनकी सिचुएशन ऐसी थी। Ma'am, now that we have spoken about what is the basic law that is relating to this particular Yes. case, I will move down in the more internal facts about the case. मैं और डिटेल में जाना चाहूंगी कि त्रिशा की डेथ 12 मई को हुई थी एज पर रिपोर्ट्स Correct. जो आई है, Right. लेकिन Right. एफआईआर 15 मई को रजिस्टर हुई। इसी केस में एक सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में आएगा कि जब एलिगेशंस इतने स्ट्रांग हैं, केस इतना बड़ा सीरियस है, तो एफआईआर तुरंत क्यों नहीं लिया गया? इसी से जुड़ा एक और सवाल है मैम मेरा कि अगर एफआईआर का 3 दिन का डिले है, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करती है? और क्या यही वजह रही कि आईटी से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया कुछ ही दिनों में, लाइक विद इन 2 वीक्स उस चीज को ट्रांसफर कर दिया गया था? So is this the reason for that also?
Yes, I agree. Firstly, that's a brilliant question to ask. And the second thing is कि I do agree कि see जब हम as advocates इस field से associated हैं तो हमारे लिए एक मिनट एक सेकंड भी किसी भी criminal act में important होता है. मतलब हर एक सेकंड हर एक मिनट is very important when you are talking about such crucial cases, important cases या sensitive cases is rather a better word to use कि अभी dowry death अगर आप बोल रहे हैं और वो इंसान का सुसाइडल आपको मिला है तो आपने 24 घंटे में एफआईआर कर देनी चाहिए. नाउ इफ पेरेंट्स हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द एफआईआर, नाउ द लूप कम्स इन और द लूप होल कम्स इन कि ये 24 घंटे में रजिस्टर क्यों नहीं हुई जबकि इट वाज प्रिडिक्टेबली अ डाउरी डेथ केस. नाउ देयर कैन बी, अब आप पहले तो ये समझे कि ये लूप की वजह से कारण क्या हो सकते हैं कि जिनके खिलाफ ये एलिगेशंस हैं वो खुद एडवोकेट हैं, उनकी मदर जो है वो मतलब बेसिकली जो जज है रिटायर्ड वो भी लॉ बैकग्राउंड से हैं. तो क्या ये एक रीजन है वेयर द पुलिस वाज हेजिटेंट टू टेक एन इमीडिएट एक्शन एंड एस्टैब्लिश दैट इट वाज अ डाउरी डेथ कम सुसाइड? दिस इज वन फॉल्टी इन द लॉ इन्वेस्टिगेशन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन यू आस्क कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे इफेक्टिव थे और ये क्यों सीबीआई को गया. देखिए, अगर आप 3 दिन का डिले कर रहे हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, बॉडी पे जो इंजरीज पाई गई हैं और उसके अलावा जो पोस्टमार्टम हुआ या एंटीमार्टम होना चाहिए था जो शायद अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीजों की डिले की वजह से जो भी एविडेंसेस अफेक्ट कर सकता है एलिगेशन पे अगेंस्ट द अक्यूज्ड वो अफेक्ट हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द डिले अपेरेंटली इट अफेक्ट्स द एंटायर केस ऑल्सो. इट्स अ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, डिले इन द सर्कमस्टांसेस एंड लेटर ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एविडेंस कलेक्शन जो है वो अफेक्ट करता है. अगर इमिडिएटली हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 24 आवर्स में मिलने के साथ साथ एफआईआर हो जाती तो ये ऑटोप्सी में पता चल जाता कि उनके बॉडी पे जेन्युइनली कितने और कहाँ किस तरीके के निशान पाए गए हैं और जिसके अलावा अगर उनको एक्चुअली सुसाइड उन्होंने किया है या इट हैज बीन शोन शी हैज कमिटेड सुसाइड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट प्रेजेंटिंग दैट द कंसर्न पर्सन मे बी डेथ के बाद उसको एक्चुअली बॉडी को हैंग किया गया हो. तो ये जो डिलेज होते हैं एफआईआर की वजह से वो आपके पूरे केस को अफेक्ट कर देते हैं. एंड ऑन द बोथ द साइड्स, नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट हु विल लैक एविडेंस बट ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज हु विल नॉट बी एबल टू प्रूव हिज इनोसेंस. मैम, अभी एफआईआर की ही बात हो रही थी और एफआईआर डिले की बात हो रही थी. अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च करे ही ना, एप्लीकेशन उनकी ले ही ना, तो उनके पास क्या रेमेडी है, क्या विकल्प है? बिकॉज इंडिया में अपने लीगल राइट्स सब लोग नहीं जानते और मोस्टली लोग नहीं जानते. इस चीज को कैसे टैकल कर सकता है एक आम आदमी, ये आप बताएं. राइट, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है पीयूष जी. बिकॉज देखिए, कई बार नॉट ओनली लाइक आज तो हमारा फोकस डाउरी और मर्डर और सुसाइड के टॉपिक्स पे है, लेकिन कई ऐसे पैरामीटर्स में भी पुलिस एफआईआर करने से मना कर देती है. रेप केसेस में होता है, ब्राइट बर्निंग केसेस में भी होता है, एसिड अटैक में भी होता है कि कई बार पुलिस इमीडिएटली एफआईआर नहीं करती या हेजिटेट करती है कि ये तो केस ही नहीं बनता, इसमें तो कोई सेक्शन ही नहीं लगता, तो हमें क्यों एफआईआर करना चाहिए करके. बट दैट डज नॉट मीन कि आपके दरवाजे बंद हो गए हैं. हमारा लॉ काफी फ्लेक्सिबल है और कानून हमारा लोगों के लिए बनाया गया है. तो सबसे पहले अगर एफआईआर आप रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो उसके अलावा आपके पास में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है ऑनलाइन एफआईआर करने का भी कि आप पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली जाके अगर वो नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं. अब अगर आप उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते या रेलेवेंट नहीं समझते, उसके अलावा आप प्राइवेट कंप्लेंट्स भी मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं. अगर पुलिस आपकी एफआईआर करने से मना कर रही है, रजिस्टर करने से मना कर रही है, तो आप डायरेक्टली एज अ कंप्लेनेंट जहाँ पे स्टेट जो भी स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. उसके अलावा विमेन हेल्पलाइंस हो गए हैं आजकल. हमने इस तरीके से विमेन सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे जाके आप कंप्लेंट अगर करते हैं तो वो भी आपको बैकअप करते हैं, सपोर्ट करते हैं. मैम, अब जब हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे, आपने कुछ कुछ एविडेंस के बारे में भी बताया. मैं एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन की तरफ इस कन्वर्सेशन को लेके बढ़ना चाहूंगी, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज अ पॉइंट जो शायद डायरेक्शन को, किसी केस की डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है. करेक्ट. त्रिशा शर्मा के केस को लेके अगर बात करें, ऐसे रिपोर्ट्स आए कि सीसीटीवी फुटेज को मैनिपुलेट किया गया.
कुछ चैट्स थे त्विषा की जो उसने उसके फ्रेंड्स, कजिन्स और पेरेंट्स को भेजे, जो लीक हो गई थी, जो काफी चर्चे में रही। कुछ एविडेंसेस पे सवाल उठे क्योंकि गिरिबाला सिंह वॉज स्टेइंग, वो उसी घर में रह रही थी जहाँ पे ये एक्ट हुआ, जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ। इसी केस में अगर हम समझना चाहें मैम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे पता लगाते हैं कि एविडेंसेस जेन्युइन है या उनके साथ छेड़खानी हुई है? कनेक्टिंग क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी कि कोर्ट इस तरीके के एविडेंसेस को कैसे ऑथेंटिकेट करती है या फिर कैसे पता लगाती है कि ये जेन्युइन है या फिर ये मतलब मैनिपुलेट किया गया है इस चीज को, ये हम जानना चाहेंगे मैम। नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली लुकिंग एट ईयर 2026, जब आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप काफी सारी चीजों को जो पहले नहीं आप एज एन एविडेंटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर पाते थे, आप समझ पाते हैं ना। त्विषा शर्मा के केस में बहुत सारी चीजें जो है वो पॉइंट आउट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए। ठीक है, चाहे वो चैट्स हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो मैसेजेस या और भी कोई इंफॉर्मेशन हो, वो ज्यादातर पॉइंट आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए। नाउ जैसे आपने बताया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जाके ये बेसिकली ट्राई किया, इनैक्ट किया कि उस टाइम पे जब उन्होंने अपने आप को हैंग किया होगा तो किस तरीके से व्हाट वाज द एंगल, वाज इट लेजिटिमेट कि वो ऐसा कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं या जेन्युइननेस की बात कर रहे हैं, आप एक तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप साइबर एक्सपर्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इवैल्यूएट करते हैं ना। इवैल्यूएट करने के टाइम सीसीटीवी फुटेज जो आप जैसा बता रहे हैं, तो क्या वो सीसीटीवी जो बेसिकली लगाया गया है उसी कैमरे ने कैप्चर किया है, वो डेट मेंशन्ड है, वो जो एक नंबर होता है सीसीटीवी का, एक पर्टिकुलर हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है बेसिकली। क्योंकि मैं भी सीबीआई में फोरेंसिक एक्सपर्ट 5 साल रही हूँ, बट मैं ग्राफोलॉजिस्ट थी, मैं हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट थी। सो आप वो मशीन का एक नंबर है जो रिकॉर्डिंग में नीचे बहुत छोटे उसमें आता है अक्षरों में, उसके साथ साथ डेट आती है। ठीक है, तो वो फुटेज कितने ड्यूरेशन का है, क्या विजिबिलिटी है उसमें क्लियरली कि ग्रेनी हमें दिखाई दे रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है जब आप चेक करते हो। मशीन डिवाइस से वो चेक किया जाता है। उसके अलावा जैसे आपने चैट्स बोला, तो कौन से डिवाइस से दूसरी डिवाइस में वो गया है, मैसेजेस कब सेंड हुए हैं, क्या वो आफ्टर डेथ सेंड हुए हैं कि प्रायर सेंड हुए हैं, किसी पर्टिकुलरली योर फोन और योर लैपटॉप इज द की टू दिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बिकॉज हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होना या एक नंबर का आईपी एड्रेस होना इंपॉर्टेंट है, तो उससे वो पता लगा सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग दे डिड इंपॉर्टेंटली वाज अ डमी टेस्ट, एज वी से, कि उनकी हाइट के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से क्या ये सुसाइड ही जेन्युइन था या फिर बॉडी को मारने के बाद सुसाइड दिखाया गया है। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट के मामले में अगर मैं आपको कहूँ तो लिगेचर मार्क्स होते हैं बॉडी पे। सबसे पहले जब भी आप अगर फांसी लगा के या अपने आप को डेथ बाय हैंगिंग में जैसे बोला जाता है कि हैंग हो रही थी बॉडी, तो आपका नेक का एंगल कैसा था, क्योंकि आपका क्रैक होना, सफोकेशन होना, क्योंकि आपकी बॉडी सफोकेट कर जाती है जिसकी वजह से आपकी डेथ होती है आप जब हैंग करते हैं। तो नेक के बोन्स क्या क्रैक हुए हैं, प्लस हाइट मैटर करती है कि जितने हाइट पे वो लटकी थी तो क्या जमीन से वो काफी ऊंची उनकी बॉडी थी जिसकी वजह से ये हुआ। तो ये सारी चीजों को डमी टेस्ट करके जब वो करते हैं तो ये ऑथेंटिक माना जाता है बेसिकली। और आजकल सर्टिफिकेट्स भी इशू होते हैं। जब आप 65B में बोलते हैं, अब 63 हो गया है वो बेसिकली एविडेंस में, तो आप वो सर्टिफिकेट के साथ ही अपना एविडेंस सबमिट करते हैं, तब कोर्ट उसे ऑथेंटिक मानती है। आगे बढ़ते हुए मैम एक इम्पॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन की बात करना चाहूंगी, एंटिसिपेटरी बेल। इन दिस पर्टिकुलर केस रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मई को एफआईआर फाइल हुई थी, पर गिरिबाला सिंह ने सेशंस कोर्ट में 14 मई को अपनी बेल एप्लीकेशन डाली और वो ग्रांट भी की गई बाय द कोर्ट। यहाँ पे जो एक चीज बार बार सामने आ रहा है, दैट इज द वर्ड एंटिसिपेटरी बेल। व्हाट आई करेक्ट। वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन आवर व्यूअर्स एज वेल कि ये जो शब्द है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? बहुत लोग इसका पर्पस भी नहीं जानते हैं, जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट में मीडिया ट्रायल कितना इन्फ्लुएंस या कितना दबाव बना सकता है कि कोई प्रोटेक्शन जो कोर्ट ने दी वो कोर्ट ही वापस ले ले,
बिकॉज हमने ये सेम चीज गिरिबाला सिंह के केस में भी करेक्ट। देखा कि उन्होंने बेल ग्रांट की एंड देन इट वाज कैंसिल्ड, वो कैंसिल की गई बाद में। इस कॉन्टेक्स्ट में मैम आपसे जानना चाहेंगे। आप एक वर्ड का मतलब समझिए, एंटिसिपेटरी। इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एंटिसिपेशन। ना अगर आप एंटिसिपेशन का मतलब जानते हैं, एक होता है कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको पता है कि ये होने वाला है, यू आर एंटिसिपेटिंग कि दिस इज इवेंचुअली गोना हैपन। ओके, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होंगी ही होंगी, तो आपने उसे एंटिसिपेट कर लिया, आपने उसे मान लिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड जब हम लीगल परव्यू से बात करते हैं, नाउ दिस वाज व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट एंटिसिपेटरी मींस और एंटिसिपेशन मींस। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम बोल रहे हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिसिपेटरी बेल आता ही 482 बीएनएसएस में है। ठीक है, सो 482 बीएनएसएस में एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, वेर यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द केसेस वेर आपको इमिडिएटली पुलिस अरेस्ट करेगी, मतलब जब भी आपके घर आएगी, वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके पास में, या उनके पास वारंट है, या उनके पास इतनी पावर है कि वो आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अरेस्ट कर सकती है। तो उसे जब आपको अवॉइड करना है, या आपको ये पता है कि मुझे नहीं जाना जेल या जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में, तो आप पहले ही कोर्ट में जाके अपनी एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करूंगी, मैं जो भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा मैं कॉपरेट करूंगी, बट आई शुड नॉट बी केप्ट इन जेल और जुडिशियल कस्टडी। तो ये एंटिसिपेटरी की बात होती है। अब ट्विशा शर्मा के केस में जैसे आपने पूछा कि गिरबाला सिंह जी को इनिशियली एंटिसिपेटरी बेल मिला, एंड देन अगेन बिकॉज ऑफ द मीडिया ट्रायल और द मीडिया अप्रोर, द बेल वाज कैंसल्ड। नाउ इससे पहले मैं आपको एक almost I'm not exactly sure of the timeline, but close to 50-60 years ago एक केस में मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जिसे हम गुलाम नानावटी का केस बोलते हैं। नाउ गुलाम नानावटी केस, एज वी ऑल नो, रुस्तम जी अगर आपने पिक्चर देखी है, इज अबाउट अ मैन हु वाज अ डेकोरेटेड ऑफिसर इंडियन नेवी एंड अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग अनदर पर्सन हु वाज टेक्निकली द लवर ऑफ हिज वाइफ। ओके, उस केस में भी उनका एक्विटल नहीं हुआ था। ठीक है, ही वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ द क्राइम बींग कमिटेड। एंड इसमें राम जेठमलानी जी बेसिकली अपियर हो रहे थे फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन। दिस वाज द लास्ट ज्यूरी ट्रायल, एंड इसमें सबसे ज्यादा मीडिया अप्रोर हुआ था, तब जाके उन्हें एक्विटल मिला था। बिकॉज somebody who doesn't have a background or somebody who doesn't come from a setup where he would probably do this again is the reason why मीडिया ने, न्यूज़पेपर जमाने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जो मीडिया है वो न्यूज थी, वो न्यूज़पेपर्स थे, और लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो एक्विटल उन्हें मिला था। तो नाउ गोइंग बैक एंड मूविंग अहेड इन 2026 इन गिरबाला सिंह जी केस, इनिशियली उनको प्राइमा फेसी शायद नहीं कोर्ट को लगा कि शी हैज डन सम हीनियस क्राइम, और शी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द सुसाइड ऑफ हर डॉटर इन लॉ, प्रोबेबली द हस्बैंड, बट नॉट हर, एज अ सीनियर सिटीजन, एज अ रिटायर्ड जस्टिस। ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि वो खुद एक जज रही हैं, और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रही हैं। तो ऐसे केस में एंटिसिपेटरी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्यों कैंसिल हुआ और मीडिया अप्रोर की वजह से? बिकॉज इज दिस इन्फ्लुएंसिंग the investigation and the trial and the evidences? I mean, even if you are from a law background, or you can be anybody, but you are still equal before the eyes of the law, and you should be tried the same way any। क्या आप किसी और का एंटिसिपेटरी बेल ऐसे ग्रांट कर देते? अगर किसी कॉमन मैन को अक्यूज किया गया था कि दे हैव डन और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या सुसाइड है, तो क्या आप उस कॉमन मैन को अलाउ कर देते? आप नहीं, आप उसकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर देते। तो इस केस में इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है? इस वजह से, बिकॉज मीडिया में ये चीज आई और ये बात आई कि शायद लॉ के बैकग्राउंड की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस वजह से उनका कैंसल हुआ, एंड नाउ द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। मैम, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन उठता है, क्या किसी अक्यूज या सस्पेक्ट को पुलिस के सामने स्टेटमेंट देने से मना करने का अधिकार होता है? और जब हम राइट टू रिमेन साइलेंट की बात करते हैं, जो अक्सर मूवीज और लीगल डिस्कशंस में सुनने को मिलता है, तो इंडियन लॉ में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? चीज अगर आप नोटिस करेंगे जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती, वो है फंडामेंटल राइट्स टू एवरी इंडियन सिटीजन। और अंडर आर्टिकल 21 आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी में ये परव्यू आता ही है कि अगर आप राइट टू रिमेन साइलेंट रखते हैं, और आप
किसी भी तरीके का स्टेटमेंट या कोई भी सबमिशन नहीं देना चाहते हैं, तो कोर्ट उसे स्टार्ट करता है अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21, वेयर इफ यू डिनाई टू गिव अ स्टेटमेंट यू कैन नॉट बी कोअर्स एंड यू कैन नॉट बी, अगेन वही चीज है कि अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड क्लास की बात कर रहे हैं तो उन्हें तो ये चीजें मालूम है, लेकिन यही अगर हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, दे कम अंडर द परव्यू ऑफ कोएर्शन एंड प्रेशर एंड थर्ड डिग्री, जहां से उनसे वो स्टेटमेंट लिया जाता है कि नहीं आप एडमिट करिए कि ये आपने किया है। तो उस केस में अगर आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि क्या अक्यूज के राइट्स हैं, बिल्कुल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यू आर अक्यूज्ड, फॉर द वर्ल्ड, फॉर द लॉ, फॉर द मीडिया, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि कोर्ट इसे ना मान ले कि आपने वो ऑफेंस किया है, तब तक आपके जितने भी राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में आते हैं वो आपको दिए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव यू आर एन अक्यूज्ड और नॉट। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आर्टिकल 21 में आपको वो डिग्निटी मिलती है कि जब तक हम आपको अक्यूज नहीं मान लेते, आपकी सजा तय नहीं कर लेते, आप राइट टू रिमेन साइलेंट कर सकते हैं, आपको स्टेटमेंट नहीं देना, किसी सवाल का जवाब नहीं देना, सबमिशन नहीं देना, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, नोबडी कैन कोर्स यू, फोर्स यू। मैम 18 मई को भोपाल सेशंस कोर्ट ने त्रिशा शर्मा के हस्बैंड एडवोकेट समर्थ सिंह की एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दी। इसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पे रिवॉर्ड भी अनाउंस किया, जिसको बाद में बढ़ा दिया गया और सरेंडर करने की एक डेडलाइन भी रखी गई थी। इसी दौरान गिरिबाला सिंह ने, जो खुद एक रिटायर्ड जज है, ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में ये कहा कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनका प्रोटेक्शन का अधिकार है। इस बात पे एक बड़ा अच्छा और लीगल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम, जो सामने आता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कोई फरार या एब्सकॉन्डिंग है तो वो गिल्टी होगा, ये लोग अज्यूम कर लेते हैं। क्या ये सच है? और क्या ये एक्यूज्ड को प्रोटेक्शन की राइट की तरह देखा जा सकता है? तो त्रिशा शर्मा की हम बात करें तो गिरबाला सिंह जी एंड उनके जो हस्बैंड हैं त्रिशा शर्मा के, वो इमीडिएट अक्यूज थे, राइट? दे वर डायरेक्टली हु वर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग। नाउ अगर आप पहली बात तो जैसे आप बता रही कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने आप को अरेस्ट से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, और हमने इससे पहले एंटिसिपेटरी बेल की भी बात करी थी, वे शी वॉज एंटिसिपेटिंग कि उनका इमीडिएटली अरेस्ट होगा। पहली चीज ये कि एज अ रिटायर्ड जस्टिस उन्हें पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट उन्हें मीडिया में नहीं देना है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कंक्लूसिव नहीं हो जाती, और जब तक केस चल रहा है। तो आप मीडिया में जाके ये, अगर आपको लग रहा है कि लोगों का और मीडिया का आपको सपोर्ट मिलेगा जहां पे आप कह रहे हैं कि मैं अरेस्ट को रिफ्रेन कर सकती हूँ, और अगर ऐसा ही था तो आपके बेटे को आपने एब्सकॉन्डिंग क्यों किया? आप तो खुद रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो भी आप ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां आपको ये एग्जैक्टली exactly पता है कि अगर आपके बेटे ने कॉपरेट नहीं किया तो हम उसे भगौड़ा या एब्सकॉन्डिंग कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल लॉ में अपने आप में एक क्राइम है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, और हम मान ले रहे हैं कि आप इसलिए भागे हैं क्योंकि आप ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है, आपसे गलती हुई है या आपने ये क्राइम किया है। सो आपने कैसे उन्हें 10-12 दिन तक, जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाने दिया? सो व्हेन यू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट, नो, any common man or any individual, rather I should point out, is alleged of a crime, or especially a crime like murder, suicide, or like we say any other abatement to suicide also, उस केस में इमीडिएट अरेस्ट होता है एज पर द लॉ। इमीडिएट अरेस्ट होता है, विदाउट वारंट होता है, मैजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा जा सके और कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन पे, हम टर्नल इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, वो हम कंप्लीट कर सकें। तो उसे इतने टाइम तक रिफ्रेन करना, यानी आप एविडेंसेस मिटाने की कोशिश कर रहे हो, कॉपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप मीडिया का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी की, जिसके जो तो त्रिशा शर्मा के पेरेंट्स तो मीडिया में आए भी नहीं थे तब तक, इन्होंने ये कुछ पॉइंट आउट भी नहीं किया था, उससे पहले ही आपने रिपोर्टर्स को बुलाया और आपने ये रिफ्रेन करने की कोशिश करी कि मैं अपने आप को लोगों के सामने इनोसेंट प्रूव कर रही हूँ। आप पुलिस में कॉपरेट करिए, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करिए, आप अपने बेटे को प्रेजेंट करते, वो 10-11 दिन तक एब्सकॉन्डिंग क्यों था? मैम, जैसे आपने अभी बताया, मीडिया ट्रायल से रिलेटेड सवाल हमने पहले किया। आपने बताया कि सबसे पहली बात तो उनको आना ही नहीं चाहिए था मीडिया के सामने व्हेन दिस इज एन ऑनगोइंग केस। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है मैम नेक्स्ट, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों साइड के पक्षों ने अपना अपना स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड जाके इंटरव्यूज दिए गए, और इन इंटरव्यूज में ना सिर्फ पर्सनल एलिगेशंस पर
जो डिसीज्ड है यहाँ पे, जो विक्टिम रही, उनका मेंटल हेल्थ, उनका पास्ट हिस्ट्री, सबको लेके एक बड़ा पब्लिक डिस्कशन बनाया गया, इस पे डिबेट्स हुई। इस तरीके का डिस्कशन हमने पहले, जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया, सुशांत सिंह राजपूत, शीना बोरा केस, आरुषि तलवार, अगर हम इंटरनेशनल केसेस देखें तो एम्बर हर्ड, जॉनी डेप वाला केस, इन केसेस पे इतना पब्लिक आई रहा, और इतना पब्लिक ओपिनियन बन गया दैट इट जस्ट डिडंट सेटल एज पब्लिक ओपिनियन, इट बिकेम कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आई वुड लाइक टू से। जुडिशरी में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो एग्जैक्टली मीडिया ट्रायल क्या होता है इज माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू पुट अप। फॉलोइंग टू इट, ऐसे सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो खड़ा होता है एंड पीपल वुड लाइक टू नो कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन लीगल लैंग्वेज दैट वी कॉल व्हेन द मैटर इज सब जुडिस, तो मीडिया ट्रायल या पब्लिक कमेंट्री उस प्रोसेस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है, कानून इस चीज को अलग नजरिए से कैसे देखती है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि मीडिया ट्रायल कुड गेट वेरी डेंजरस। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कैसा रखना चाहेंगे? आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया। उसके पीछे कारण ये है कि मुझे काफी सारे ऐसे केसेस दिखे हैं जहां पे स्पेसिफिकली वो ना सिर्फ पब्लिक व्यू में थे। केसेस तो बहुत होते हैं, देखिए हमने डाउरी केसेस बहुत देखे हैं, ब्राइट बर्निंग केसेस देखे हैं, सुसाइड केसेस देखे हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव केसेस में जहां पे वो एक मीडिया अप्रोर बन जाता है या नेशनल पब्लिक आई में आ जाता है या पब्लिक व्यू में आ जाता है और फिर मीडिया उसमें आ जाती है, तो ये एक बहुत सेंसेशनल सेंसिटिव केसेस बन जाते हैं जहां पे हर किसी का अपना एक ओपिनियन, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट यहाँ पे जो मैं डिफरेंशिएटर, जो आपने सवाल पूछा कि लॉ इसे किस तरह देखता है या जुडिशरी इसे कैसे देखती है और एक कॉमन मैन के व्यू से या मीडिया के व्यू से हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, मीडिया ट्रायल का मतलब ये है कि जब मीडिया किसी भी एस्पेक्ट को कवर करती है, ठीक है, अब जैसे उन्होंने ट्विशा शर्मा के केस को कवर किया और ये इसलिए द रीजन फॉर इट टू गेट हाईलाइटेड इज जो दोनों अक्यूज्ड है वो खुद लॉ के परव्यू से आते हैं और खुद एक वो जस्टिस है हु इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ लॉ एंड द पीपल। उन्होंने अनगिनत ऐसे जजमेंट्स दिए होंगे जहां उनके खुद के घर में, एक एजुकेटेड फैमिली में, एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड से सभ्य परिवार के लोगों में भी ये डाउरी डेथ का, अगर ये सिर्फ एक सुसाइड होता तो ये एक बहुत डिफरेंट केस होता है। लेकिन एक डाउरी डेथ का एंगल आना, डोमेस्टिक वायलेंस का एक एंगल आना कि एजुकेटेड लोग इस तरह की हिंसा अपने घर के लोगों के साथ कर रहे हैं, वो लोगों को विचलित कर देता है कि फिर हम आम आदमियों का क्या, हम तो मतलब ये डेली बेसिस पे जो ये हो रहा है अपेरेंटली ऐसे घरों में भी हो रहा है जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जब मीडिया इसमें कवरेज करती है और वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, डिबेट करते हैं, चाहे वो लॉ एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो पुलिस बैकग्राउंड से आया हुआ कोई एक्सपर्ट हो, तो जब आप लोगों के सामने वो एक ओपन एंडेड जजमेंट रख देते हैं कि हमारी नजर से इन्होंने जो किया वो गलत है। सी, एज ऑफ नाउ इट इज प्रिटी एविटेबल एंड इट इज प्रिटी विजिबल कि त्रिशा शर्मा का सुसाइड हुआ, वो विक्टिम थे और उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उनके साथ डाउरी हुआ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लॉ में जुडिशरी हैज नॉट रीच्ड टू अ कंक्लूजन देयर इज enough evidence to show that she was abated to commit suicide or whether she was murdered first and hanged to show it was a suicide, or whether actually her husband hit her or her mother-in-law hit her or any other relative in the house hit her or did actually hit her or she caused any harm to herself in any circumstances। तो ये सारी चीजों को लॉ बहुत डिफरेंट एंगल से देखती है। त्रिशा शर्मा के केस में सिर्फ क्वेश्चन उसकी डेथ का नहीं है, सिर्फ उसके सुसाइड होने का नहीं है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, आप एक इनोसेंट की लाइफ नहीं ले सकते हैं जस्ट बाय गिविंग कैपिटल पनिशमेंट ओनली बिकॉज मीडिया कंसिडर्ड ही इज एन अक्यूज्ड। ओके, इवन इन सुशांत सिंह केस एवरीबडी डिसाइडेड दैट रिया इज एन अक्यूज्ड। ड्रग केस में वो है अक्यूज्ड, ठीक है, आफ्टर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। बट उस दिन, जिस दिन मुझे याद है कि रिया अरेस्ट हुई थी,
everybody in the media was like, this is win of the law, win of the judiciary, it is a good judgment and all of that. But this was only when she was arrested on the basis of an investigation which was done. It was not yet decided had she forced him to commit suicide. Media is not an expert with law and sections. Media doesn't know what evidence is in different stages and how it is taken on record. आपने कहीं से सुना, आपकी खबरी ने आपको आके बताया, but that is not evidently proven, and the court doesn't go on the basis of just hearsay. So media trial is why dangerous. Mr. Chandrachud जी ने, respected Honorable Justice D.Y. Chandrachud जी ने इसलिए point out किया है because लोग उसे जजमेंट पे ले आते हैं, लोग प्रेशराइज करते हैं, बट जुडिशरी एज अ फोर्थ पिलर इज डिवॉइड ऑफ ऑल दिस. इसी से कनेक्टेड जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, we were talking about how Giribala Singh, being a retired judge, went on record, said a lot of things of her own. She spoke about Trisha's character, she spoke about Trisha's personality. उसको लेके काफी चर्चा किया गया, काफी डिबेट्स में इसको लेके बात की गई, उसके पास्ट को लेके बात की गई. यहाँ पे मैम एक एथिकल सवाल जो शायद कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्या लॉ किसी व्यक्ति के डिग्निटी और रेप्यूटेशन को उसकी डेथ के बाद या उसके मौत के बाद अगर हम कहें, लॉ क्या उसे प्रोटेक्ट करती है? Thank you so much. Again, to explain this in the terms for a common man to understand and even for the professionals, till date, आज तक भी लोगों को दिल्ली रेप केस की जो विक्टिम है उनका फेस या पूरा नाम कहीं भी अगर आप देखेंगे तो नहीं अवेलेबल है. एक आध जगह कहीं आपको बहुत ढूंढने पर मिल जाएगा कि ये विक्टिम का नाम था, फोटो तो आपको तब भी नहीं मिलेगी. So the question that you asked, that do we protect the dignity of the deceased under the law purview? Yes, we do, because if you see n number of cases are there जहां अगर आप एक्चुअली जजमेंट पे जाएंगे या केस पे जाएंगे, विक्टिम का नाम कभी भी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होता है. इनफैक्ट इवन मीडियाज आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू यूज द नेम ऑफ द विक्टिम एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल. इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट कि अगर आपने कभी भी ट्विशा शर्मा के वीडियोस भी अगर देखे हैं तो उनका फेस या जिस तरह बॉडी पाई गई वो ब्लरी दिखाया गया है, राइट. सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच आर सेट बेसिकली. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज, लाइक आई सेड, it is a state responsibility to protect a citizen. is the reason why पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर एफआईआर हो चाहे केस हो, हम कभी भी विक्टिम का नाम नहीं डालते हैं. तो यहीं पे आप अगर देखेंगे तो लॉ में डिग्निटी प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21. इवन इफ यू आर अ डिसीज्ड, योर फैमिली इज अंडर द सेम रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स एंड योर नेम. आप एट द एंड ऑफ द डे एक विक्टिम हो जिसका हम मिसयूज नहीं कर सकते हैं नाम. तो आर्टिकल 21 में वो राइट जो एक किसी भी लिविंग इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, वही चीज एक डिसीज्ड को ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दिया जाता है जहां आपका नाम रिवील नहीं होता है, या बेसिकली आपका कोई भी फोटो है या किसी भी तरीके का कोई एविडेंटरी, जैसे मैंने आपको बोला कि दिल्ली केस में हुआ था, राइट, तो उनका कोई भी फोटो किसी भी सिचुएशन में आया ही नहीं है. मैम, कमिंग टू एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा श्वेता सिंह, निकी भाटिया, दीपिका नागर और ऐसे ना जाने कितने और केसेस हैं जहाँ पे ये एलिज किया जा रहा है कि डाउरी डेथ और अननेचुरल डेथ से इनकी मौत हुई है. इनकी मौत ने परिवारों को हिला के रख दिया, देश को हिला के रख दिया. इतनी सारी केसेस हैं. एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक अगर हम देखें, इस देश में ऐसे हजारों डाउरी डेथ और अननेचुरल डेथ के केसेस रजिस्टर्ड है, जिसका मतलब साफ ये है कि लगभग 16 महिला हर दिन अपना जान गंवा रही है इस देश में. ऐसा मौके पे या ऐसे टॉपिक पे अगर हम एक सवाल जो पूछे, जो इस देश में इतना केसेस बढ़ रहे हैं, इतने रिपीटेड डाउरी केसेस बढ़ रहे हैं, what I would like to know or what I would like the viewers also to know, त्रिशा शर्मा के केस में ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे क्या चीज है दैट सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड बाय देमसेल्फ, उन्होंने इंटरवीन करना जरूरी समझा, सुओ मोटो लेना जरूरी समझा. फॉलोइंग टू द क्वेश्चन मैम, आई विल एड इट डाउन कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी हुआ क्योंकि इस केस में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो फैमिली है उसमें लीगल फ्रेटर्निटी के ही लोग शामिल है, जैसे जस्टिस गिरिबाला सिंह हो गई, एडवोकेट समट सिंह हो गए. ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस जस्टिस सिस्टम का पार्ट है.
Was this also a reason why Supreme Court thought that उनका intervention इस केस में जरूरी है? See, what is shocking that मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि even after 70 plus years of independence and the dowry itself being ये पॉइंट आउट किया गया कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप डाउरी ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। फिर भी एजुकेटेड वेल फैमिलीज में भी अगर हमें इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, दैट्स एन अलार्म, इट्स अ वेकअप कॉल कि सर्टेन लॉ एस्पेक्ट्स आर इन लूप होल एंड हैज टू बी कवर्ड अप सो दैट एंटायर थिंग इज ट्रांसपेरेंट। आपके अगर सवाल की बात करूं तो सी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तब तक इंटरफियर नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में या पूरे प्रोसेस में जब तक कि उसमें कहीं भी कुछ बॉच्ड अप नहीं है, कुछ लूपहोल नहीं है, या एवरीथिंग इज बीइंग जिस प्रोसेस से फॉलो होना चाहिए एज पर लॉ वो हो रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इवन बिफोर आई टॉक अबाउट द त्विषा शर्मा केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट एक्जैक्टली टुक अ सुयो मोटो, उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आरजेकर केस में भी उन्होंने इंटरवेंशन किया था, उन्होंने सुयो मोटो इंटरवीन करा था। नाउ ऐसा क्यों बार बार होता है और ऐसे ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरवेंशन करते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एज वी से लॉ इज फॉर एवरी कॉमन इंडियन पर्सन, एंड सेकेंड स्पीकिंग इज दैट कि ये लॉ आपके लिए बना है, आपके राइट्स के लिए बना है, आपके प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो ये कोई मीडिया स्टंट नहीं था। सो नॉट ओनली लाइक यू सेड, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द डिसीज, जो उठ के आके अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, वो ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ में क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरा सुसाइड मैंने किया, या मेरे साथ ये जबरदस्ती करी गई कि मैं अपनी जान ले लूं, या मुझे एक्चुअली मर्डर भी मेरा किया गया। तो जब वो आके ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवेन, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री, टू इंश्योर दैट द प्रॉपर प्रोसेस इज फॉलोड, the law is followed, and entirely investigation is completed in a transparent manner, is the reason why they take a suo moto. So ऐसे केसेस में ना एविडेंस बॉच्ड अप होगा, ना मैनिपुलेट किया जाएगा, और irrespective of the fact कि yes, what you correctly pointed out, which is a like a very common evidentiary thing कि वो क्योंकि खुद एक जस्टिस है, खुद एक एडवोकेट है, वो लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं, अनलाइक एनी अदर कॉमन पर्सन हु विल नॉट नो। तो कब क्या कैसे किस तरीके से कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो सोच के प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इज द रीजन वाई सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन, सो दैट कभी भी किसी भी कॉमन मैन को ये नहीं लगे कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तब भी। अभी आप ये देखिए त्विषा शर्मा के केस में तो ये फैक्टर्स आ गए, आर्चिकर में तो शी वॉज अ कॉमन गर्ल ओनली लाइक यू एंड मी, एक कॉमन लड़की ही थी, वो एक डॉक्टर थी, वो एक रेसिडेंट थी, वो एक कॉमन, शी वाज नो सेलिब्रिटी, शी वाज नो पॉलिटिकल पर्सन, शी वाज जस्ट अ कॉमन पर्सन हु वाज वर्किंग ओवर देयर। डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट सुप्रीम कोर्ट टुक एन इंटरवेंशन बिकॉज दे वांट द पीपल टू नो कि हम ट्रांसपेरेंट बेसिस पे विदाउट इन्फ्लुएंस काम कर। मैम, नेशन वाइड एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, और या यूं कहें डिबेट स्टार्ट हो गई है, जहां आज हम त्रिशा के केस की बात कर रहे हैं, जहां विक्टिम एक लेडी है, एक लड़की है, एक महिला है। लेकिन पिछले कई सालों से हमने फ्रिक्वेंटली देखा है ये चीज कि जिसमें अतुल सुभाष हो गए, जज अमन सिंह हो गए, और भी कई सारे केसेस में हमने देखा है कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में या ब्रॉडर पब्लिक के डिस्कशन में एक पार्ट जन्म हो रहा है, जहां आम लोग सवाल पूछ रहे हैं बार बार, क्या विक्टिम का कोई जेंडर होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब आप विक्टिम की बात कर रहे हैं, या मैं विक्टिम से ज्यादा एक वर्ड यूज करूंगी, सर्वाइवर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ विक्टिम, एक पीड़ित जो होता है या एक जो विक्टिम होता है, वो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है कि लेडी ओनली हैज टू बी अ विक्टिम। ठीक है, कॉमन मैन राइट फ्रॉम द फैक्टर, अब जैसे आपने अतुल सुभाष के केस में बोला, जहां उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था फॉर वट एवर लाइफस्टाइल हो, प्रेशर ऑफ अर्निंग हो, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हो, या मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, उनकी वाइफ उन्हें टॉर्चर कर रही थी टू एन एक्सटेंट कि जब केसेस भी फाइल हुए एंड उन्हें कोई रिकोर्स नहीं दिखा कि ये तो केसेस सालों साल चलेंगे और मैं नहीं कर सकता हूँ, इससे आगे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। रही बात विक्टिम के
जेंडर होने की, कि वो हम कॉमन जो लोग होते हैं वो उसे जेंडर बायसेस में डाल देते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं 2026 में बात कर रही हूँ, एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी पीएचडी भी मैं एक ऐसे ही सिमिलर टॉपिक में कर रही हूँ जहाँ पे विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के कॉम्पेंसेशन पे मैं रिसर्च कर रही हूँ। ऑल्सो अगर मैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस लूं, उसमें भी उन्होंने ये दिखाया कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, बट टेक्निकली हाउ द केस टर्न अराउंड, ही वाज बेसिकली द वन हु वाज बीइंग रॉन्ग्ड, राइट? सो विक्टिम का जेंडर नहीं होता मेरे हिसाब से। पीड़ित एक पीड़ित है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जैसे पीयूष जी ने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का पहला थॉट ही ये आता है कि ये तो विमेन का ही हम बात कर रहे होंगे? क्यों आजकल की डेट में अगर आप देखिए अतुल शिबाज जैसे जो केसेस हुए हैं, तो उस केस में क्या उनके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था? वो भी तो डोमेस्टिकेटेड लाइफ में वाइफ के साथ रह रहे थे, तो वो भी तो विक्टिम है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आती है कि एक विक्टिम कोई जेंडर पे बिलोंग नहीं करता क्या। फिर हम अगर मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी थर्ड जेंडर के साथ रेप होता है तो क्या एफआईआर रजिस्टर नहीं होनी चाहिए? अगर हम एलजीबीटीक्यू कमिटी की बात कर रहे हैं, तो आज हमने उन्हें इतने सालों के बाद रिकॉग्निशन दिया है, पर इतने सालों से उनके साथ जो वो पीड़ित हैं, जो उनके साथ अगर कभी रेप भी हुआ है, तो क्या वो रजिस्टर कर पाए हैं एफआईआर? आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई सेट प्रेसिडेंट ही नहीं है उनके लिए। तो विक्टिम मेरे हिसाब से एक इंसान होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, इररिस्पेक्टिव दे बिलोंग टू एनी जेंडर, बी इट अ चाइल्ड, बी इट अ सीनियर सिटीजन, बी इट अ वुमेन, मैन और अ थर्ड जेंडर इटसेल्फ। Uh, Ma'am, to move forward with this topic, लीगल ट्रायल हम मीडिया ट्रायल की बात कर रहे थे सो फार। काफी वेल रिनाउंड एडवोकेट्स, पब्लिक स्पीकर्स ने काफी गुस्सा भी व्यक्त किया त्विषा के पेरेंट्स के तरफ, ये कह के कि उसकी मदद पहले क्यों नहीं की गई, उसको पहले क्यों नहीं बचाया गया जब वो हेल्प मांग रही थी, when she was seeking for help, why didn't they step up then? एडवोकेट आभा सिंह, शी इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं वो भी कई सारे इंटरव्यूज और पब्लिक स्पेसेस में उन्होंने ये बहुत बोल्डली कहा कि जितनी फॉल्ट में गिरिबाला सिंह या फिर जितनी फॉल्ट में एक्यूज फैमिली है, उतनी इक्वल फॉल्ट में त्विषा के पेरेंट्स भी है, विक्टिम साइड भी है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तरफ से कि द वुमेन लॉस्ट हर लाइफ, फॉर द पेरेंट्स द मॉरल इज बेटर टू हैव अ डिवोर्स डॉटर देन अ डेड वन। यहाँ पे मेरा सवाल जो बन रहा है मैम कि अगर ऐसे केसेस इस सोसाइटी में, शायद मेरे नेबरहुड में होगा या सामने वाले सोसाइटी में होगा, देयर इज सम केसेस लाइक दिस अराउंड अस, हाउ कैन दीज इंसिडेंट्स वेयर एक महिला की शादी में वो दहेज, हैरेसमेंट, डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इन any circumstances, men, women, third gender, where is the first place that they need to approach when they are seeking of help in such cases? Yes, that's a very good question. And the thing is कि सी जब हम बात करते हैं कि अब जैसे आपने रेप्यूटेड एडवोकेट्स का भी नाम लिया, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इवन आई नो हर, हैव वर्कड विथ हर। एंड द सेकंड थिंग इज कि हम जब कहते हैं कि पेरेंट्स स्पेसिफिकली कि इमीडिएटली जो विक्टिम होता है, चाहे वो कोई भी जेंडर से बिलोंग करता है, वो इमीडिएटली पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है या बताता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, या डाउरी के लिए हैरेस कर रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हैरेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। एक होती है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट करती है, सुनती है, समझती है और बोलती है कि ठीक है आप जो भी करना चाहते बाय, ठीक है। लेकिन एक जो दूसरी बात हो जाती है जहाँ पेरेंट्स उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और प्रोबेबली देयर आर द रीजंस व्हाई मंथ्स इट गोज ऑन कि वो इस चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज डाउरी, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस एंड द सोशल स्टिग्मा इटसेल्फ, कि आप शादी में जबरदस्ती रहिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी जो शादी है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं होती, उसमें पूरी फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स, every third person is involved and want to get involved also. So this is where the problem comes up कि हमने डिवोर्स को एक बहुत ही हवा बना दिया
दिया है, एक बहुत स्टिग्मा बना दिया है। हमने डाउरी को, डोमेस्टिक वायलेंस को, अरे 2-3 थप्पड़ मारे हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ी ना, ये तो आदमी का अधिकार है हमारे कल्चर में कि 2-3 थप्पड़ मार दिए, तुम्हें धक्का दे दिया तो ये तो बहुत इसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कहा जाता। मतलब तुम मरने तक तो नहीं पहुंची हो ना, मतलब तुम्हारी अधमरी हालत तो नहीं करी है, तो आप उसे ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो कि जब तक तुम उस कंडीशन में पहुंचोगी नहीं, हम तब तक तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग वे पेरेंट्स, जो आबा सिंह जी ने, बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगी करेक्टली या सही या गलत बोला है, बट समवेयर व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल इज बिकॉज आप सुन नहीं रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे कि वो आपको बार बार रिपीटेडली बोल रही है कि मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे किसी भी तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है, तो आप सुन नहीं रहे हैं। आप उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। No, it is not normal. So this is where the problem is. Now coming to a question where you asked me the solution, कि ऐसे केस में फिर विक्टिम्स के पास हम किस तरीके से उन्हें वो गाइडेंस दे सकते हैं। तो पहले अगर कभी भी आपके साथ ये चीजें हो रही है, कोशिश करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए कि जब आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो एक्ट हो रहा है, मारना, पीटना, टॉर्चर करना वर्बली, आप उसे किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज में हो, जैसे उन्होंने दिखाया कि वो ऊपर गई थी और सीढ़ियों से नीचे आई थी ट्विशा शर्मा के केस में, कुछ देर बाद उनकी बॉडी फिर पाई गई। ठीक है, अब वो चाहे मैसेजेस में हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज में हो, चाहे वो फोन रिकॉर्डिंग्स हो, आप उसे धीरे धीरे कलेक्ट करते जाएं। जब आपके साथ पहला इंसिडेंट हुआ है, तो चाहे अगर आप फैमिली को भी नरेट कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड करें। तो वो जो चेन ऑफ इवेंट्स है कि जब आपके साथ ये पहला इंसिडेंट हुआ और तब से लेके एक्सट्रीम सिचुएशन आने तक, जब आपने डिसीजन दिया एक्शन लेने का, चाहे वो सपोर्ट फ्रॉम पुलिस हो बाय फाइलिंग एफआईआर और कोर्ट हो या कोई और तरीके से हो, तो आपके पास वो चेन ऑफ इवेंट्स ऑफ एविडेंसेस होने चाहिए कि अपनी बात को आप प्रूव कर सकें। दूसरा, अगर कोशिश कर सकें कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट यानी फिजिकल चेकअप, अगर आपकी कोई भी एक्सटर्नल बॉडीली इंजरी है, जब आपको मारा जाता है, तो अगर आपका फेस स्वेल्ड है या आपकी आंखें रेड हैं या बॉडी पे कहीं इंजरी के मार्क्स हैं, आप अपना डॉक्टर का चेकअप कराइए ताकि उनकी मैम इसी रिपोर्ट से या ह्यूमन बीइंग उनके से एक क्वेश्चन रिकॉर्ड सामने से ये आता है साबित कि हो सके कि ये जस्टिस या लॉ नेचुरल सिस्टम में कैसे इस बॉडी चीज को इंजरीज एक नहीं है, ये कोर्ट या अननेचुरल बॉडी लीगल इंजरीज फैटर्निटी। है। सो आई बिलीव दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज व्हेन इट कम्स टू विक्टिम्स गेटिंग रेमेडीज अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर, या कोई फ्रेंड है जिनसे आप बात कर सकते हो, तो एक्ट अपॉन, सिर्फ सुनना ही नहीं है, यू हैव टू एक्ट अपॉन। अगर पेरेंट्स को भी पता चला है, इमीडिएटली कंप्लेंट फाइल करिए। फ्रेंड्स को पता चला, इमीडिएटली कंप्लेंट फाइल करिए। उनको अगर खुद ही पता होता तो शायद वो आपके पास नहीं आते, उनको मदद चाहिए इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। तो एटलीस्ट इतना सपोर्ट दीजिए कि जाके पुलिस में एफआईआर रजिस्टर हो, डॉक्टर चेकअप हो, या विमेन सेल से कनेक्ट कर पाए, या किसी फीमेल एडवोकेट से कनेक्ट कर पाए, या किसी एडवोकेट से कर पाए जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। मैम, इस कन्वर्सेशन के एंड के तरफ हम पहुंच गए हैं। आज हमने त्रिशा शर्मा के केस के बहुत सारे लीगल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे बात की है। इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, बेल, फैमिली, मीडिया, जस्टिस सिस्टम। अगर आप इस पूरे डिस्कशन को एक समराइज्ड वे में व्यूअर्स तक बताना चाहें, तो आप उस चीज को कैसे बताएंगी? और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे मैं इस पूरे डिस्कशन को एंड करना चाहूंगी वुड बी, इस केस, त्विषा शर्मा के केस को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है पब्लिक में? थैंक यू। तो सबसे पहली चीज कि अगर मैं पूरे चीज को अगर समराइज करूं, पहली चीज कि जब हम केसेस की बात करते हैं कि चाहे वो त्रिशा शर्मा का केस हो या किसी और का भी डाउरी डोमेस्टिक का भी केस हो, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ दोज एक्ट्स बीइंग कंसिडर्ड एज क्रिमिनलाइज्ड, लोग फिर भी वो कर रहे हैं, हेजिटेट नहीं करते ये क्रिमिनल एक्ट करने में। चाहे वो ब्राइड बर्निंग हो, आज भी आपको टायर 3 सिटीज में, गांव में तो ये आपको बहुत आम ऐसा लगेगा कि किसी सब्जी को बस पका दिया हो तो वो आग ऐसे लगा देते हैं ब्राइड्स को, न्यू ब्राइड्स को भी, या उनको इतना टॉर्चर कर देते हैं या इतना फिजिकल प्रताड़ना देते हैं कि वो अल्टीमेटली या तो सुसाइड कर लेती है या दिखाया जाता है कि उन्होंने सुसाइड करा है। तो इवन आफ्टर 70+ ईयर्स ऑफ इंडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि या तो
लॉ इतना डिफिकल्ट है कि लोग उसे अप्रोच नहीं कर पा रहे, और अगर हमारा लॉ इन लाइन है, प्रेसिडेंट है, प्रोसीजर्स हैं, उसके बावजूद भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें एक समाज होने के नाते, या एक फैमिली होने के नाते, या एक रिलेटिव होने के नाते, या पुलिस होने के नाते मुझे क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ somebody is seeking help। ये एक मैं समराइजेशन पॉइंट आउट करूंगी। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू से कि एजुकेटेड फैमिलीज में, वेल सेटल्ड फैमिलीज में भी हमें इस तरह के केसेस दिख रहे हैं। हमने सिर्फ जस्टिस गिरबाला सिंह का नहीं देखा है। थर्ड चीज जो आपने कहा, मिसकंसेप्शन में मैं ये कहूंगी कि नहीं, हमारा लॉ बहुत ट्रांसपेरेंट है, हमारा लॉ एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। एग्जीक्यूशन शायद उतना सही तरीके से नहीं हो पा रहा हो, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस हमें आज भी सुनने को मिलते हैं। और अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर मैं विक्टिम हूं तो मेरे राइट्स क्या है, अगर मैं अक्यूज हूं तो मेरे राइट्स क्या है। आपके पॉडकास्ट के थ्रू आज लोगों को लॉ समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसी तरीके से ऐसे ही अवेयरनेस अगर हो तो उन्हें उनके अधिकार पता होंगे। I would end this questioning session here, where, ma'am, फर्स्टली थैंक यू सो मच दैट आपने इतने आसान लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स, हमें भी काफी कुछ सीखने मिला आपसे। तुषार शर्मा के केस ने देश भर में काफी सारे सवाल खड़े किए थे, इन्वेस्टिगेशन को लेके, एविडेंस को लेके, कवरेज को लेके, जस्टिस सिस्टम को लेके, जो इस डिस्कशन में हमने काफी सिंपली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का ये मकसद नहीं था कि गिल्टी कौन है, इनोसेंट कौन है, दैट इज नॉट व्हाट समथिंग वी विल प्रूव। बट हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि व्यूअर्स को समझ आए कि ऐसे केसेस में लॉ क्या काम करता है, इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल्स क्या है। और अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है कोई भी व्यूअर, I will tag down each one of us. I will tag down helpline numbers where people could reach out and seek for genuine help. And I am sure that अगर आप किसी भी genuine person के पास जाएं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की कॉन्वर्सेशन ने आपको हेडलाइंस और स्पेकुलेशंस से परे जाकर लीगल प्रोसेस को समझने में मदद की होगी। थैंक यू सो मच कृतिका मैम वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए। आपने वैल्यूएबल इंसाइट शेयर की जो शायद व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट एज यंग एडवोकेट्स, एज स्टूडेंट ऑफ लाइफ, जो आपके लेक्चर्स में हमने हमेशा सीखा, दिस वाज अनदर पार्ट ऑफ इट। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू अग्रीड फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको ये डिस्कशन इंफॉर्मेटिव लगे, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम गीतिका मैम के सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे टैग करेंगे, उनको जाके फॉलो कीजिए। कमेंट पे जरूर बताइए नेक्स्ट टॉपिक आप किस लीगल एस्पेक्ट पे जानना चाहेंगे, केस जजमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। हम जरूर ट्राई करेंगे कि हम उसे और बेटर सिंप्लीफाइड वे में व्हाट इन द लॉ के एपिसोड में एक्सप्लेन कर पाए।